प्रोफेसर सविन सिंह अपनी ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मेरी चर्चा का विषय है सुनामी, सुनामी तरंग, सुनामी वेव्स। 26 दिसंबर 2004 के पहले भारत में, अपने देश में सुनामी शब्द से अधिकांश लोग परिचित नहीं थे। केवल इसका जिक्र जो है ज्योग्राफी और जियोलॉजी में, फिजिकल ज्योग्राफी में होता था। वो भी ज्योग्राफी के भी तकरीबन 50-60% से ज्यादा लोग सुनामी से परिचित नहीं थे। लेकिन 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुमात्रा के पास जो सुनामी का जनन हुआ और जिसने तबाही का तांडव किया, उसके बाद से तो अधिकांश लोग सुनामी से परिचित हो गए। उसी तरह से जैसे आज भी ज्योग्राफी के अधिकांश विद्यार्थी और अध्यापक यही जानते हैं कि आर्कटिक क्षेत्र में इनूट्स और एस्कीमो बर्फ के इग्लू घर में रहते हैं, लेकिन ये सत्य अब नहीं है। अब ये एस्कीमो मॉडर्न वेस्टर्न लाइफ स्टाइल्स का अनुसरण कर रहे हैं और प्री फैब्रिकेटेड हाउसेस में रहते हैं। सब नजरिया बदल गया है। अब स्लेज, कुत्ते से खींची जाने वाली स्लेज उतनी कारगर नहीं है। अब वहां भी ऑटोमोबाइल्स आ गए हैं, जिसको पावर स्कूटर कहते हैं, स्नो स्कूटर। खैर, मैं सुनामी के विषय में आप सब लोग ज्यादातर जानते हो। मैं इसके केवल दो पक्षों पर अपना ध्यान केंद्रित करूंगा। एक तो सुनामी की क्या सामान्य विशेषताएं हैं और इसकी उत्पत्ति होती कैसे है। तो देखिए, सुनामी समुद्र में उत्पन्न होने वाली एक लहर है और इसका जनन जो है कई कारणों के द्वारा होता है, जिसमें सर्वप्रमुख है डीप सी अर्थक्वेक्स। सागर के तली में तीव्र परिमाण वाले भूकंप का जनन जो होता है, वह इसका प्रमुख कारण है। और यह भूकंप जो है अंतःसागरीय भूकंप है। वो 7.5 मैग्नीट्यूड से जब अधिक होता है तो उसे कहते हैं सुनामी जनिक अर्थक्वेक, यानी सुनामी उत्पन्न करने वाला भूकंप। और इसके द्वारा जो लहरें उत्पन्न होती हैं उसको सुनामी कहते हैं। दूसरा प्रमुख कारण है कि दो प्लेटों का अभिसरण, कोलिजन ऑफ टू प्लेट्स। एक प्लेट का सबडक्शन, नीचे क्षेपण, और एक प्लेट का ऊपर तेजी से उठना। तीसरा कारण है समुद्र के तली में मैसिव लैंडस्लाइड्स का होना। तटीय भागों में, कोस्टल एरियाज में मैसिव लैंडस्लाइड्स का होना। और चौथा प्रमुख कारण है सी बेड पर, सागर नितल पर तीव्र ज्वालामुखी का उद्भेदन। जैसे 1883 ईस्वी में क्राकाटाओ द्वीप पर जो भयंकर भूकंप आया था, जिससे तकरीबन 36 फीट 10 मीटर ऊंची लहर का जनन हुआ था। तो हम करते हैं इसकी विशेषताओं पर कि ये लहरें, सुनामी लहरें जब डीप सी में, गहरे समुद्र में यानी ओपन सी में उत्पन्न होती हैं तो उनकी तरंग लंबाई बहुत अधिक होती है। 1200 किलोमीटर इनकी वेवलेंथ होती है। गति भी बहुत तेज होती है, लेकिन इनकी ऊंचाई बहुत कम होती है, लो हाइट। हाई स्पीड
लॉन्ग वेवलेंथ बट वेरी लो वेव हाइट। यही कारण है कि गहरे समुद्री क्षेत्रों में जो बड़े बड़े शिप या जलयान चलते हैं उनको सुनामी का आभास नहीं हो पाता है, क्योंकि ऊंचाई कम होने के कारण इनको पता नहीं चल पाता है, वो प्रभावित नहीं होते हैं। तो जिस क्षेत्र से सुनामी उत्पन्न होती हैं उनके प्रवाहित होने आगे चलने की दिशा के आधार पर इनको हम दो प्रकारों में बांटते हैं। एक तो है डिस्टेंट सुनामी और एक होती है लोकल सुनामी। उत्पन्न होने के बाद जब ये सुनामी दो विपरीत दिशाओं में तेज गति से चलती है तो उसे डिस्टेंट सुनामी कहते हैं। और यही सुनामी जब तटीय क्षेत्र पर पहुंचती है, जहां पर उसकी स्पीड तो कम होती है लेकिन वेव हाइट, तरंग की ऊंचाई बहुत अधिक हो जाती है, उसको हम लोकल सुनामी कहते हैं, स्थानीय सुनामी कहते हैं। और जो तटीय क्षेत्रों में विनाश, डिस्ट्रक्शन होता है, धन जन की क्षति होती है, वो इसी लोकल सुनामी के वजह से होता है। दूसरी बात ये समझ ले, जिस जगह पर सुनामी उत्पन्न होती है तो चारों तरफ की तरफ नहीं चलती है, बल्कि दो विपरीत दिशाओं में चलती है, इन टू ऑपोजिट डायरेक्शन। आइदर दे ट्रेवल ईस्ट एंड वेस्ट और दे ट्रेवल नॉर्थ एंड साउथ। अब हम आपको सुनामी के इन विशेषताओं की व्याख्या जो है 26 दिसंबर 2004 को आई हिंद महासागर के सुनामी के आधार पर करते हैं। 4 दिसंबर को सुमात्रा के पास जो 24 किलोमीटर लंबी, 2400 किलोमीटर लंबी फॉल्ट लाइन है, उसका दक्षिणी आधा हिस्सा यानी 1200 किलोमीटर की लंबाई वाला हिस्सा एक्टिवेट हो गया, सक्रिय हो गया। क्यों सक्रिय हुआ? क्योंकि इंडियन प्लेट का बर्मा प्लेट के नीचे सबडक्शन, क्षेपण प्रारंभ हो गया, जिस कारण इंडियन प्लेट का 10-12 मीटर हिस्सा नीचे चला गया, बर्मा प्लेट के नीचे। नतीजा क्या हुआ? द बर्मीज प्लेट वॉज upthrust ड्यू टू सबडक्शन ऑफ इंडियन प्लेट बिलो बर्मीज प्लेट। तो ये बर्मा का प्लेट जो है वो 10-12 मीटर ऊपर उठ गया। नतीजा क्या हुआ कि समुद्र का जल भी 10 से 12 मीटर ऊपर उठ गया, और वहां जो ये भूकंप आया था सबडक्शन के कारण, वो 9.3 मैग्नीट्यूड का था रिक्टर मापक पर। नतीजा क्या हुआ? चूंकि ये फॉल्ट लाइन जो थी उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व दिशा में थी, इसलिए जो सुनामी उत्पन्न हुई उसके आगे बढ़ने की दिशा पश्चिम और पूर्व की ओर हो गई। नतीजा क्या हुआ? इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा के किनारों पर पूर्व दिशा वाली सुनामी पहुंची जहां विनाश किया, और भारत और श्रीलंका की तरफ ये पश्चिम दिशा वाली सुनामी पहुंची, जिस कारण भारत के पूर्वी तट पर विनाश बड़ी पैमाने पर घटित हुआ। हुआ क्या कि जब ये इंडियन प्लेट 10-12 मीटर नीचे चला गया बर्मीज प्लेट के, तो समुद्र का जल जो है 10 से 12 मीटर ऊपर उठ गया, जिसका अनुमान किया गया है कि 200 ट्रिलियन टन हिंद महासागर का जल ऊपर चला गया। जब ऊपर इतना उठ गया, एक माउंट बन गया, तो वहां से सुनामी लहरें उत्पन्न हो गईं, जो भारतीय
भारत के पूर्वी तट के पास आते आते, क्योंकि जब जल की गहराई, समुद्री जल की गहराई कम होती जाती है तो सुनामी की गति कम होती है, लेकिन उसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। और ये सुनामी की ऊंचाई ही है जो तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाती है। गहरे समुद्री भागों में सुनामी की गति तेज होती है लेकिन ऊंचाई कम होती है, लेकिन छिछले समुद्री भाग में इसकी ऊंचाई बहुत अधिक होती है लेकिन गति बहुत कम होती है। तो नतीजा क्या हुआ कि ये 9.3 मैग्नीट्यूड समुद्र की तली में उत्पन्न भूकंप के कारण जो सुनामी उत्पन्न हुई वो भारत के पूर्वी तट पर, खास के तमिलनाडु तट पर भारी तबाही इसने मचाया। और नागापट्टिनम, जहां कोई भी यहाँ पर आवरण नहीं है वनस्पतियों का, सबसे अधिक तबाही हुई तमिलनाडु। और इसी तरह की एक विनाशक सुनामी 2011 मार्च में जापान के पूर्वी भाग में उत्पन्न हुई, जहां पर दो समुद्री प्लेट के अभिसरण और क्षेपण के कारण जो भूकंप उत्पन्न हुआ था समुद्र की तली में, वह था 8.9 मैग्नीट्यूड का, 8.9 मैग्नीट्यूड का, जिसके कारण वहां पर इतनी तेज तो तीव्रगामी सुनामी उत्पन्न हुई थी सेंडाई के पास, जो जापान के पूर्वी तट पर करीब 10 से 12 हजार लोगों का जान जिसने ले लिया। और फुकुशिमा में जो स्थित न्यूक्लियर प्लांट थे सब के सब ब्लास्ट कर गए, जहां न्यूक्लियर के रिसाव की बहुत बड़ी घटना होते होते बची थी। तो अब ये सवाल उठता है कि हिंद महासागर के सुनामी से तमिलनाडु तट पर तो भयंकर तबाही मची, लेकिन मालदीव पर तबाही नहीं हुई, उड़ीसा में उतनी तबाही नहीं हुई, पश्चिम बंगाल में उतनी तबाही नहीं हुई। क्यों? तो देखिए, सुनामी की गति को अवरुद्ध करने वाले कुछ फ्रंट लाइन नेचुरल बैरियर्स होते हैं, जिनमें आता है मैंग्रोव फॉरेस्ट, जिसमें आता है कोरल्स। ये कैसे बचाव करते हैं? जब सुनामी की तीव्र लहरें आती हैं तो ये वेव करते हैं और उनकी गति को कम कर देते हैं। यही कारण है कि उड़ीसा के तट पर भीतरकनिका में मैंग्रोव और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन के मैंग्रोव ने सुनामी, हिंद महासागर की सुनामी की गति को कम कर दिया था, जबकि तमिलनाडु में पिछावरम में मैनग्रोव है जहां तबाही नहीं हुई, लेकिन नागापट्टिनम में हुई। मालदीव के चारों तरफ कोरल रीफ है, जिसने सुनामी की गति को मंद कर दिया, जिस कारण वहां पर बहुत कम लोगों की मृत्यु हुई। तो ये सुनामी के उत्पत्ति, उसकी विशेषताओं के संदर्भ में मेरी एक छोटी व्याख्या है। नमस्कार।